नमस्कार, हेलो, वेलकम। धनतेरस का उल्लास छोटी दिवाली के जश्न में घुल गया है। मगर 30 अक्टूबर 2024 को धनतेरस सिर्फ भक्तगणों ने नहीं मनाई, बल्कि भारत सरकार भी शामिल हुई। और सरकार ने त्योहार जिस तरह मनाया, उससे देश के पुराने जख्म भुलाने में मदद जरूर मिलेगी। कैसे, बताते हैं। आप जिस्ट के साथ हैं, कुछ मिनट बिताइए हमारे साथ। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। दीपावली की तैयारियों ने देश भर को रोशनियों से नहला दिया है। मंगलवार को धनतेरस मनाई गई। शास्त्रों के हिसाब से धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की आराधना की जाती है। भक्तगण धनतेरस पर दीपावली से 2 दिन पहले सोना या चांदी या धातु के बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। मगर यह धनतेरस कुछ अलग थी। क्यों? काफी अलग थी। इस बार इसमें सिर्फ आस्था नहीं थी, गर्व का विषय भी था। इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के अनुसार इस धनतेरस पर देश भर में 20,000 करोड़ का सोना और 2500 करोड़ की चांदी खरीदी गई। यानी करीब 30 टन सोना और 250 टन चांदी की बिक्री हुई। यह थी आमजनों की धनतेरस। मगर दूसरी तरफ एक और धनतेरस मन रही थी। सोना घर आ रहा था, और थोड़ा छोटा मोटा सोना नहीं साहब, कुल 102 टन सोना इस धनतेरस देश में लाया गया भारत सरकार द्वारा। 102 टन, जिसकी कीमत देश के बाजार में करीब 70,000 करोड़ के करीब है। यह सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया, बैंक ऑफ इंग्लैंड से। आमजन बाजार से धनतेरस पर सोना खरीदने जाता है सज धज के परिवार के साथ। उधर ये 102 टन सोना आया देश में एक सीक्रेट मिशन के जरिए। इसके लिए एक स्पेशल जहाज इंग्लैंड गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। परिंदा पर ना मार पाए ऐसी सुरक्षा थी। यह वक्त और मेहनत की कहानी है साहब। आज हम विदेश में खरीद के रखे सोने को देश ला रहे हैं, जबकि एक समय था जब हम देश चलाने, उधार चुकाने और निर्यात का बिल भरने के लिए अपना सोना विदेश में गिरवी रखकर आए थे। सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके लिए वापस चलते हैं 33 साल पहले, यानी 1991। दुनिया में 1970 के दशक से ऑयल क्राइसिस चल रही थी। देश में कृषि और बाकी सब्सिडी भयानक आर्थिक दबाव डाल रही थी। फिस्कल डेफिसिट 9.4% था। देश पर विदेशी कर्ज $72 बिलियन था। $72 बिलियन, जबकि देश का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $5.8 बिलियन था। उस पर देश भयंकर राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। बोफोर्स घोटाले ने राजीव गांधी की सत्ता खत्म कर दी थी। वीपी सिंह सरकार बनी और गिर गई। 40 के करीब सांसदों के नेता चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के समर्थन से। चंद्रशेखर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। अब ऐसे में क्या होता है? वही हुआ। जनवरी 1991 ऐसा समय था जब सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं था कि कच्चे तेल या किसी और इंपोर्ट के लिए पेमेंट कर सके। यानी देश का ज़्यादातर कच्चा तेल, पेट्रोल, ईंधन जो है वो बाहर से आता है, उसको चुकाने के पैसे नहीं थे। सरकार विवश होकर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के पास गई कि साहब पैसा दे दीजिए। आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमन ने दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक से बात करी। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, वहाँ पे भी सेंट्रल बैंक है। फाइनेंस सेक्रेटरी एसपी शुक्ला, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर दीपक नैयर, आरबीआई के मुखिया वेंकटरमनन, उनके डिप्टी रंगराजन और फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा, उस समय के चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उनकी एक टीम ने आईएमएफ से $755 मिलियन की एक किस्त का जुगाड़ कर लिया। बड़ी मनहुआर करने के बाद मिली, मगर यह ऊंट के मुंह में जीरा था, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा थी। आज जैसी स्थिति नहीं थी। कोई हिंदुस्तान को पैसा देने को तैयार नहीं था। बातचीत में प्रपोजल आया कि भारत के पास जो काफी सोना रखा है, उसका क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। अब सोना बेचना राजनीतिक रूप से जनता को अखरेगा, यह बात आई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने कहा कि वो एक प्रपोजल तैयार करे। उनको कहा गया कि एक प्रपोजल तैयार करो कि जो पैसा, जो सोना स्मगलर्स यानी तस्करों से जब्त हुआ है, वो सरकार को लीज पे मिल जाए अगर, तो उस सोने के बदले कुछ जुगाड़ किया जा सकता है पैसे का।
ये 2 महीने में अप्रूव हो गया। मगर बीच में कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार को धक्का दे दिया, समर्थन वापस ले लिया, सरकार बजट नहीं पेश कर पाई। मिड मार्च तक ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग जो थी, एजेंसीज जो थी, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। अब ये डाउनग्रेड में आपको लगेगा कि ये तो बड़ा क्लिष्ट टर्म है, मैं सिंपल टर्म में बताता हूँ। डाउनग्रेड करने क्या होता है कि जैसे हमारी आपकी एक क्रेडिट रेटिंग होती है, अगर रेटिंग बहुत खराब है तो लोन मिलने में मुश्किल होती है। अब इंटरनेशनल एजेंसीज ने हमको वॉच लिस्ट पर डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट टर्म लोन सरकार को चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश में खर्चे करने के लिए चाहिए थे, वो मिलने बंद हो गए। हिंदुस्तान पुराने उधारी नहीं चुका पा रही थी। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट की जो खरीद थी, आप सोचिए, जो कि सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका पैसा जो हमको देना था कंपनियों को, वो नहीं दे पा रहे थे। तेल इंपोर्ट में डर लगता था कि अगले हफ्ते में अगर पैसा दिया तो कितना बचेगा, देश के पास एक हफ्ते बाद का पैसा होगा कि नहीं कि बाहर से क्रूड ऑयल निर्यात किया जा सके। अप्रैल के महीने में यशवंत सिन्हा जो वित्त मंत्री थे, वो जापान गए वर्चुअली कटोरा लेकर के कि साहब कुछ जुगाड़ हो जाए, कुछ पैसा मिल जाए। वहां भी कुछ नहीं मिला। इधर बीच में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। फॉरेक्स रिजर्व जो था वो 1000 करोड़ रुपए आ चुका था। तब वाईवी रेड्डी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिवीजन के इंचार्ज थे, उन्होंने एक डिटेल्ड नोट बनाया। ये डिटेल्ड नोट था, उसको प्रेजेंट किया गया एक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को, और उनको कहा गया कि देश का सोना गिरवी रखना उचित होगा। सवाल यह आया कि ये उचित होगा कि नहीं, पूछा गया। प्रधानमंत्री राजनीतिक आदमी थे, उनको इतनी समझ थी कि क्या जरूरत है, उसका क्या फॉलोआउट हो सकता है। तो उन्होंने एक बात कही उस मीटिंग के दौरान। उन्होंने कहा, अफसरों की आपने और चारा छोड़ा है क्या? ये बात चंद्रशेखर प्रधानमंत्री ने अपने सारे अफसरों को बोली। तब चुनाव के ठीक बीच में एक और घटना होती है। राजीव गांधी जो कांग्रेस के नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी श्रीपेरुम्बदूर में मई 21 को एलटीटी के एक दस्ते ने हत्या कर दी, बम धमाके में। उसी समय यशवंत सिन्हा जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने देश के सोने को गिरवी रखने को फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया। कुछ और चारा नहीं बचा था। विचार यह था कि देश चुनाव में मग्न है, बदनामी कम होगी, खबर कम उछलेगी। साहब, देश में जब चुनाव चल रहे हैं तो बाकी सब खबरें छोटी हो जाती हैं। सोना मई 21 और 31 के बीच हवाई जहाज से बाहर जाना था। जून 1991 आया। हुआ यह कि सरकार बदल गई। नरसिम्हा राव, कांग्रेस सत्ता में आ गई, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूंगी। और उनके वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक बात उस समय की यह अच्छी हुई कि हालांकि बड़ी विषम स्थितियों में वो फैसला लिया गया था कि सोना बाहर रखा जाएगा, लेकिन मनमोहन सिंह ने मौके की नज़ाकत समझी। इकोनॉमिस्ट थे, और वो समझ गए कि इस समय अगर नहीं किया गया तो देश की माली हालत इतनी खराब होगी कि मैं समझा दूं कि जब कोई देश दूसरे किसी इंटरनेशनल एजेंसी से लोन लेता है तो वो एक सॉवरन गारंटी होती है, उसमें देश की साख लगी होती है। इनफैक्ट उस समय कई अखबारों में 1991 जनवरी के आसपास तमाम अखबार और मैगजीन के जो कवर छपे थे वो बैंकरप्ट इंडिया लिख रहे थे, यानी इतनी खतरे की घंटियां बज रही थी। तो जाकर के जुलाई 4 और 18 1991 के बीच आरबीआई ने 46.91 टन यानी करीब 47 टन सोना पूरा लेकर के करार किया बैंक ऑफ इंग्लैंड से। उससे मात्र $405 मिलियन मिलने थे। इसमें भी गजब अड़चने आई, ये कोई आसानी से नहीं हो गया। सोना 4 खेप में इंग्लैंड भेजा गया। दूसरी खेप सबसे बड़ी थी। जब माल हवाई जहाज से बाहर जाता है तो कस्टम को डिक्लेरेशन देना होता है कि क्या भेज रहे हैं साहब। अब इतनी बड़ी सोने की खेप जा रही है और उसको डिक्लेयर किया जाए कि सोना जा रहा है, तो दुनिया में अगर तस्करी होती है और लूटपाट होती है तो सिर्फ आपके बटुए और हमारे सामान की नहीं होती है। इतना बड़ा सोने की का जो जत्था है
वो अगर जा रहा है तो डिक्लेरेशन खतरनाक हो सकता था। तो डिक्लेरेशन नहीं दिया गया एक स्पेशल प्रोविजन के जरिए। उसके बाद क्या हो कि एक बार सोना मुंबई एयरपोर्ट जा रहा था ट्रकों में भर करके, तो एक ट्रक का टायर पंक्चर हो गया। सोचिए, उस दिन कई टन सोना मुंबई की सड़क पर खड़ा हुआ था और सुरक्षा एजेंसी और सरकार की जान गले में थी। देशवासी अब भले टैक्स ना दें, बिजली पानी खाद राशन फ्री चाहें, मगर उस समय पे सोना गिरवी रखने की बात पर खूब भड़के, खूब हल्ला हुआ। विपक्ष ने खूब सरकार को लताड़ा कि सोना गिरवी रख दिया, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने घर के जेवर रख दिए हों। उस समय पर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, वो समझदार वित्त मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में, मुझे आज भी याद है, कहा था कि इट वॉज अ वेरी पेनफुल नेसेसिटी, एक बहुत दर्द भरी जरूरत थी वो फैसला कि देश का सोना बाहर गिरवी रखा गया। उसके बाद हालात सुधरे, क्योंकि रिफॉर्म का रास्ता मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने खोल दिया। उस रिफॉर्म से इतनी जल्दी फायदा हुआ कि दिसंबर 1991 तक हालात सुधरने लगे, तो कुछ सोना वापस खरीद लिया गया, यानी गिरवी रखा सोना वापस आने लगा। अब यहां सवाल उठता है कि देश का सोना लंदन के में ही क्यों चुना गया कि वहां रखा जाएगा। इसकी भी एक वजह थी, क्योंकि एक तो इंग्लैंड जो है वो एक बड़ा ट्रेडिशनल तौर पे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आपने सुनी होगी, व्यापार के मामले में एक हब हुआ करता था। वहाँ सोने का व्यापार जो है वो बढ़िया होता था। उस पर से बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो चालू हुआ था 1694 में, 1694 में। ये दुनिया का आठवां सबसे पुराना बैंक था। 1734 से ये लंदन की थ्रेडनीडल स्ट्रीट से चल रहा है। खासकर 1797 के जेम्स गिलरे के एक कार्टून के कारण इस बैंक की बिल्डिंग को ओल्ड लेडी ऑफ थ्रेडनीडल स्ट्रीट भी कहा जाता है। इसमें 17वीं शताब्दी से आज तक 17वीं शताब्दी से आज तक सेंध नहीं लगी है। यानी ये गारंटी है, साहब मैं पैसा जमा कर रहा हूं, सोना जमा कर रहा हूं, तो चोरी चकारी नहीं है, बैंक पे विश्वास है। बैंक के पास एक अंडरग्राउंड कंक्रीट का बंकर है, चारों तरफ कंक्रीट से, सीमेंट से लाइंड है, 1930 से, आज नहीं। उसका एरिया जो क्षेत्रफल है वो 3 लाख स्क्वायर फुट है, यानी अगर इसको कैलकुलेट करें तो 10 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। जमीन के नीचे वॉल्ट्स में सोने के बार शेल्फ्स पर रखे जाते हैं। हर कॉलम में सिर्फ 4 शेल्फ होते हैं। क्यों? क्योंकि डर यह है कि वजन इतना ना हो जाए कि नीचे की जमीन दरक जाए। 2009 में प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह 200 टन सोना, जिसकी कीमत $6.7 बिलियन हो चुकी थी, वापस लाए। मैं बीच में बता दूं कि आरबीआई ने तब से, उस समय के सेटबैक के बाद से, माली हालत सुधरने पे धीरे धीरे बाहर से सोना खरीद के वहां और जमा शुरू करा, इसलिए सोना बढ़ गया था। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए कि दैट द व्हील हैड कम द फुल सर्कल, काल का पहिया पूरा घूम गया था। वो देश जो एक समय पे सोना गिरवी रख रहा था, वो सोना खरीद के अपनी जमा पूंजी बढ़ा रहा था। सुधरते हालात किस तरह से पता लगते हैं कि मई के महीने में, मई 2024 में आरबीआई 100 मीट्रिक टन सोना देश वापस लाई, यानी हमारे देश का सोना हमारी तिजोरियों में वापस आने लगा। तब करीब 47 टन सोना रखा गया था साहब, 200 पहले और 100 अब। आज 400 मीट्रिक टन सोना अभी भी यूके में है, यानी इंग्लैंड में है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, जिनकी अगुवाई में सोना वापस आ रहा है, उनका कहना है कि देश में अब स्टोरेज स्पेस बेहतर हो गए हैं सोना रखने के लिए। मगर उसमें एक कारण और है कि सोना वापस क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि दुनिया में सुरक्षा और कूटनीति हालात ऐसे हैं कि सरकार फूंक फूंक के कदम रख रही है। सोचिए आपको कि यह भी करना पड़ता है सरकार चलाने के लिए। हाल ही में सैंक्शंस के चलते रशिया का सोना जब्त हो गया। दुनिया एक अस्थिर दौर से गुजर रही है, इसलिए सरकार ने एक 50-50 बैलेंस बनाया है। अब क्या करेगी सरकार सोने का? ये करता क्या है सोना? अब सरकारी कोष का सोना काम आता है कीमतों पर काबू रखने में, बुलियन मार्केट को मजबूत रखने में। यानी सोना रखने के पीछे सोच आम आदमी जैसी ही होती है, बुरे वक्त में सोना काम आता है। 2024 की शुरुआत से आरबीआई सोना खरीद रहा है, यानी काफी ज्यादा, डॉलर एसेट्स पर निर्भरता कम करने के लिए।
परेशानी यह है कि डॉलर पे अगर आपकी निर्भरता ज़्यादा होती है और डॉलर के दाम बढ़ते जाते हैं रुपए के मुकाबले, तो नुकसान होता है। सोना जो है वो बढ़ने वाली आमदनी है, यानी सोना तिजोरियों में खाली निठल्ला नहीं बैठा, वहां खाली बैठ के भी काम कर रहा है। बहरहाल, इस कहानी का एक सबक है। हमें सोचना चाहिए कि किन किन सामाजिक और राजनीतिक कारणों से हमारा देश, जो सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, वो 1991 में सोना गिरवी रख के आया था। अब एक पर्सनल बात, प्रभु राम जब अयोध्या जी घर आए तो दिवाली का त्योहार शुरू हुआ। उन्होंने जन कल्याण की कामना की, सिर्फ सूर्यवंश या परिवार के लिए नहीं। मेरी अम्मा को रामचरितमानस कंठस्थ थी। वो कहती थी कि श्री राम सबके आराध्य हैं, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुसरण बहुत कठिन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिल बड़े और नियत बढ़िया करिए, वही दिवाली का सार है। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। जिस्ट को देखते रहिए। हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाली बहुत मुबारक।